अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। नाजरीन, आज मैं खास बातचीत करने जा रही हूं जाले विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब से। कांग्रेस के यूथ लीडर हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं। कौम मिल्लत का बेपनाह दर्द रखते हैं और खासकर मुल्क में माइनॉरिटी पर होने वाले जुल्म सितम से बेहद परेशान हैं। मुद्दा माइनॉरिटी में डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। मुल्क में माइनॉरिटीज के कई मसाइल हैं, अभी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आप कांग्रेस की यूथ लीडर हैं, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि इस देश के माइनॉरिटी को डिफेम किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनको बदनाम करके मेजॉरिटी पॉपुलेशन के सामने ये साबित किया जाए कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन का इस देश के बनाने में, इस देश को बढ़ाने में, इस देश को डेवलप करने में कोई योगदान नहीं है, जो कि सरासर एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो यही प्रोपेगेंडा ही रहा है हमेशा से कि वो अपने जो एजेंडे हैं उसमें तभी सफल हो सकती है जब वो ये मैसेज देने में सक्षम हो जाते हैं कि माइनॉरिटी को इस देश से बाहर निकाल दिया जाए, उनको मारपीट कर दिया जाए, या उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जिससे वो एक ये मैसेज दे दें कि माइनॉरिटी को जो है इस वक्त सरकार की तरफ से टाइट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के जो हालात 2014 से पहले थे वो आज 2024 के अंदर भी हैं। 2024 भी ख़त्म की हो रहा है, आधा साल बीत चुका है, आज भी वही हालात हैं। और आप यूँ समझिए कि 19 और 20 का फ़र्क हो सकता है, 20 और 21 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आप डेटा के पॉइंट पे बात कीजिए, अगर डेटा के पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे तो इस देश के अक़लियत ने इस देश को हमेशा बनाने का काम किया है, संवारने का काम किया है और हमेशा देश की प्रगति और उन्नति में अपना योगदान दिया है। चाहे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें आप, उन्होंने IIT दिया, उन्होंने एम्स दिया, चाहे आप APJ अब्दुल कलाम की बात करें, उन्होंने इस देश को मिसाइल दिया, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं नाम अगर गिनाना शुरू करूंगा तो 1857 की लड़ाई से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश को एकत्रित रखने में, मजबूत रखने में, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ने में, चाहे वो सियाचिन की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो चाइना से लड़ाई की बात हो, तमाम जगह से अक़लियत कम्युनिटी के लोगों ने अपने किरदार को निभाया है और नुमाया तरीके से निभाया। मुल्क में नया नया कानून लाया जा रहा है। PM ने UCC की जगह पर सेकुलर सिविल कोड की बात की है। इस कानून से मुल्क में मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले तो बधाई देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया, इस वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये शब्द उनके डिक्शनरी से पिछले 10 साल से निकल चुका था। उनके डिक्शनरी में 2 ही लफ्ज़ था, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा तीसरा लफ्ज़ तो था नहीं। और हमारे डिक्शनरी में हमेशा एक ही लफ्ज़ है, वो है सेकुलरिज्म का लफ्ज़ है, वो आपसी भाईचारे का लफ्ज़ है। वो हमेशा हम लोग सेकुलरिज्म और आपसी भाईचारा पे बात करते हैं, लेकिन मोदी जी हिंदू मुसलमान की बात करते थे। लेकिन 10 साल बाद जो अब इनकी जो ये तीसरी जो सरकार बनी है, तीसरा कार्यकाल है, क्योंकि ये बैसाखी पर है इसीलिए इनको अब सेकुलरिज्म याद आ रहा है। तो इसलिए मैं तो वेलकम करता हूँ कि उनको सेकुलर वर्ड याद आया। लेकिन उन्होंने ये जो कहा कि भाई सेकुलर कोड बिल लाएंगे या इस तरह की बात जो कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ तो उस कोड बिल में आप क्या लाना चाहते हैं? पहले इस देश को बताइए। इस देश को जुमले फेंक कर आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं देश की जनता को, ये नहीं चलेगा। आप उस बिल में क्या रखना चाहते हैं, उसको, उस डिस्कोर्स को ओपन कीजिए ताकि उस पर चर्चा हो सके। क्या आप साउथ और नॉर्थ के बीच में जो फ़र्क है, जो आप जिस तरह के सेकुलर कोड बिल लाना चाह रहे हैं या UCC लाना चाह रहे हैं, क्या उसको हमारे हिंदू भाई मानने को तैयार हैं? चूँकि साउथ के ट्रेडिशन अलग है, नॉर्थ के ट्रेडिशन अलग है। आपने जो गोवा में जो UCC लाया है वो नाम का UCC है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। उत्तराखंड में जो आपने बिल पेश किया है वो भी नाम का है। तो आप अपने बात में क्लियर ही नहीं है। तो सरकार इस वक्त अपनी बात में क्लियरिटी लाए, हम ये चाहते हैं। और क्या बिल पेश करना चाहती है, उसके बाद हम लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुसलमानों पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और असर पड़ेगा अगर इस देश के मुसलमानों को, तो जितना असर इस देश के हमारे हिंदू भाई को पड़ेगा, जितना ईसाई भाई को पड़ेगा, जितना क्रिश्चियन भाई को पड़ेगा, जितना उतना ही जो है इस देश के मुसलमानों को पड़ेगा। क्योंकि इस देश में कोई भी कानून आता है तो उसमें बराबरी से किसी का फ़ायदा होता है और बराबरी से नुकसान होता है। मुसलमान इस देश में अगर 18% है या 20% है, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो नुकसान भी 20% ही होना है।
हमारे हिंदू भाई अगर 80% है तो नुकसान 80% हिंदू भाई का होना है। आज इस देश के अंदर नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी नहीं मिल रही है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का है। आज इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हमारे हिंदू भाई का है। आज रेलवे की नौकरियां खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदू भाई का है। अगर 1 लाख पोस्ट आती तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम 80,000 हिंदू भाई को रेलवे में नौकरी मिलती। तो रेलवे की जब नौकरी खत्म की गई तो 80,000 हमारे हिंदू भाइयों को बेरोजगार किया गया। महंगाई जब बढ़ रही है, अगर तेल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, खाने पीने के दाल का दाम बढ़ रहा है, तो ज्यादा मार तो हमारे हिंदू भाई पे पड़ रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही पॉलिटिक्स की है, और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम लोग इस देश में आपसी भाईचारे की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम इस देश में बेरोजगारी कम करना चाहते हैं, हमारा एजेंडा है। हम इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट 40 अमेंडमेंट बिल ला रही है, इस पर आपकी? देखिए, जो वक्फ का कानून, जो नया कानून मोदी सरकार लेकर आई है, मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा है कि आपके पॉकेट में 1,000 रुपये पड़े हुए हैं और मैं आपके पॉकेट से 800 रुपये खींचने की तैयारी कर लूं, बिना किसी मेहनत के मैं जाऊं आपके पॉकेट से 800 रुपये निकाल लूं। इसी तरह की बात है। वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या, वक्फ है क्या, उसको समझने की जरूरत है। वक्फ वो है जिसको पब्लिक के यूज के लिए किसी ने दिया। मेरे पास अगर 1,000 एकड़ जमीन अगर है तो मैंने अगर 800 एकड़ जमीन दान की है तो मैंने किसी पुण्य काम के लिए दान किया है। उसको मैंने इसीलिए दान किया है ताकि गरीबों का उससे उत्थान हो, गरीबों की उसकी मदद की जाए। मोदी सरकार इस बिल को लाकर ये सिर्फ और सिर्फ ये तमाम जमीनें और तमाम जो वक्फी प्रॉपर्टी है वो पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। और उन्होंने जो नए अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं जिसमें ट्रिब्यूनल के राइट को खत्म करके अदालत को राइट दिया जा रहा है, जिसमें एक जगह पे ट्रिब्यूनल के राइट को खत्म करके जिला मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ ऑलरेडी हजारों की तादाद में फाइलें पड़ी हुई हैं जिसके मसले जिला अधिकारी हल नहीं कर पा रहे। पूरे देश की ये हालत है और आप उनके ऊपर वक्फ का एडिशनल लोड दे रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को जो लीगल हैसल में फंसाया जाए और जो वक्फ का काम इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर, सूबों के अंदर हो रहा है, उस काम में दखलंदाजी देना चाहते हैं। तो जो अधिकार है राज्यों का या वक्फ बोर्ड का, उस पे उसका हनन किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इस देश में वो 3रे नंबर पे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। रेलवे और डिफेंस के बाद जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसको लोगों के इस्तेमाल के दिया गया, लोगों के फलाह और बहबूदी के लिए दिया गया कि उनके लिए कैसे बेहतर काम किए जा सके। वक्फ अमेंडमेंट बिल में मुस्लिम खवातीनों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जा रहा है, ये कहाँ तक दुरुस्त है? किसने किया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस भी समुदाय के लोगों ने वक्फ किया है उस समुदाय के लोग ही उसको रन करते हैं और उनके ही लोगों को रन करना चाहिए। जो हिंदू कोड बिल है उसके अंदर जो दान और पुण्य की जाती है, जिस तरह की जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी दान पुण्य की जाती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ चीजें मिलेंगी? क्या उनको भी उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा? हम नहीं चाहते किसी के अंदर हस्तक्षेप करना। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वक्फ के अंदर किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाए, पहली चीज। और जहां तक महिला मेंबर को लाने की बात है तो ये ऑलवेज वेलकमिंग है। अगर कहीं पे रिप्रेजेंटेशन कम है तो सरकार का अगर इस तरह का सजेशन आता है तो निश्चित तौर पर उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ के अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे वक्फ हैं जो वक्फ करने वाली ही महिला हैं और उनको रन भी महिलाएं कर रही हैं। तो ये देश को गुमराह किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर महिलाएं नहीं है। महिलाओं ने अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जमीनें वक्फ की है और उसको आज रन भी महिलाएं कर रही हैं। ऐसे सैकड़ों प्रॉपर्टीज है वक्फ की और सैकड़ों जायदाद है वक्फ की जिसको महिलाएं रन कर रही हैं। अगर कहीं पे कोई कमी है तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग को बेहतर करने की जरूरत है और उनको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। मुल्क में रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरी सबसे बड़ी जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है। इतनी बड़ी जायदाद होने के बावजूद मुल्क में मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से कोई फायदा ना होना, इसके लिए कौन की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मूवेबल एसेट हो, इमूवेबल एसेट हो, तमाम एसेट को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कमी है और उन कमी को मुझे लगता है कि जो वक्त के जिम्मेदारान हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हों, चाहे वो राज्य के सूबे के स्तर पर हों,
उन तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभानी चाहिए और उनको जिम्मेदारी ढंग से निभाने के लिए कुछ क्लॉज अगर लेके आने की जरूरत है तो वो क्लॉज लेके आ सकते हैं। अगर कुछ अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं, इसको बेहतर कैसे किया जाए इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात जो हो रही है कि इसका जो एसेंस है, वक्फ का एसेंस जो है, उस एसेंस को खत्म होने की बात हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि वक्फ के एसेंस को खत्म करने की जो आपकी मंशा है वो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे और हम होने भी नहीं देंगे। अगर वक्फ में आप कोई सुधार करना चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का अच्छा यूटिलाइजेशन हो और उससे गरीब लोगों की मदद हो, समुदाय के लोगों की मदद हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे स्टेप अगर आपकी कुछ होते हैं तो वेलकमिंग है, उनको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। अच्छी बात को कौन मना करता है। मुल्क में नफरत की दुकान के मुख्तलिफ एजेंडे चल रहे हैं, इसको मोहब्बत के पैगाम में कैसे बदला जा सकता है? सरकारी तौर पर जो है मुल्क में नफरत को फैलाने का काम किया गया है पिछले 10-12 साल में, और सरकारी तौर पर नफरतों को परोसा गया है हमारे और आपके सामने टीवी चैनल के माध्यम से। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता हैं उन लोगों की तरफ से इसको परोसा गया है। और इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि हम आपसी तौर पर समाज के अंदर भाईचारा, आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम करें, एक दूसरे से मिलें। और जिस तरह की बातें मीडिया के द्वारा हमारे और आपके दिमाग में बैठाई गई है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई के दिमाग में बैठाई गई हो, चाहे वो मुसलमान भाई के दिमाग में बैठाई गई हो, ईसाई क्रिश्चियन के दिमाग में बैठाई गई हो, हम लोग आपस में मिले जुले बातचीत करें और पूछें एक दूसरे से सवाल। क्या 2014 से पहले हम लोग ऐसी एक दूसरे के बारे में चीजें सोचते थे? क्या 2014 से पहले हम ये सोचते थे कि फला समुदाय के लोग मुल्क के लिए खतरा हैं, फला समुदाय के लोग इस मुल्क के लिए बोझ हैं? हमें आपस में बैठकर इस बात को करना होगा और खुल के इस पर बातचीत करनी होगी। और मुझे लगता है कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को, और हमें जाना चाहिए और मिलकर बातचीत करनी चाहिए और पूछना चाहिए अपने बहुसंख्यक समाज के भाइयों से कि क्या 14 से पहले हमारे बारे में आपने ये बात सुनी? अगर नहीं सुनी तो यकीनन जो अभी बात जो फैलाई जा रही है वो सरकारी तौर पर नफरत परोसा जा रहा है, और इस नफरत को हमें छोड़ना होगा। अगर मुल्क की तरक्की चाहिए, कोई भी मुल्क तरक्की तब कर सकता है जब उसके अंदर शांति हो, जब उसके अंदर जो है जस्टिस हो। और शांति कब आती है? जस्टिस जब मिलता है किसी को तो शांति आती है। एक प्रोवर्ब है, कहा गया है ना कि देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस। तो आप जस्टिस देंगे तो पीस स्टैब्लिश होगा। इसीलिए हम लोगों को न्याय की बात करनी चाहिए आपस में, और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव में न्याय की बात की है। हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों के न्याय की बात हम लोगों ने की है, और चाहे वो महिलाओं के न्याय की बात हो, मजदूरों के न्याय की बात हो, विद्यार्थी छात्रों के न्याय की बात हो, युवा न्याय की बात हो, तमाम लोगों के न्याय की बात हम लोगों ने की है। कहीं पे हमने नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करेंगे, हमने नहीं कहा कि मुस्लिम छात्रों के लिए काम करेंगे, नहीं, हमने न्याय की बात की, सबके लिए बात की, जो बात इस मुल्क को तरक्की करने में आगे बढ़ा सकती है। मुल्क में बीजेपी के एजेंडे को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम सियासी पार्टियों के जरिए इसे कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए सबसे बड़ी यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, और मणिपुर से लेकर बंबई तक की यात्रा की। 2 यात्राएं हुई उनकी, और उस यात्रा का पैगाम क्या था? वो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी, वो यात्रा थी मोहब्बत के पैगाम को आम करने की। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, तमाम नेता राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के गली गली में घूमे और एक ही पैगाम दिया कि मोहब्बत के पैगाम को आम करो और नफरत को छोड़ो, और भारत को जोड़ने की बात की। यही पैगाम है इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यक के लिए, और इस देश के पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित समुदाय के लोगों के लिए, आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए, कि हमें इस मुल्क को बढ़ाना है तो नफरत छोड़ना होगा और हमें भारत को जोड़ना होगा फिर से। चूंकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया है, और हम लोग भारत को जोड़ने निकले हैं, और ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी। और इसीलिए इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि जब से ये यात्रा निकली है तब से नफरतों का माहौल कुछ तो कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। आखिरी सवाल, मुल्क के तमाम यूथ और खासकर मुस्लिम नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो तालीम तरक्की के साथ साथ मजबूत लीडरशिप पैदा कर सके? मैं आपके जरिए से तमाम मुस्लिम नौजवानों को भी, और हमारे जो हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, ईसाई भाई, तमाम नौजवानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये मुल्क आपका है। आप इस मुल्क में
भागीदार बने, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की करने के लिए अपना जो योगदान दे सकते हैं आप उसको दीजिए। बेहतरीन शिक्षा ग्रहण कीजिए, बेहतरीन एजुकेशन तालीम लीजिए आप, और इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बात पे गौर व फिक्र कीजिए। और इतना ही नहीं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी नई चीज़ें, नई इबारत लिखनी है, जिस इबारत में APJ अब्दुल कलाम के जैसे आपका नाम लिखा जाए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जैसे आपका नाम लिखा जाए, इस इबारत में महात्मा गांधी जी के तरह से आपका नाम लिखा जाए। इस पे सोचिए, इस पे गौर व फिक्र कीजिए। यकीनन इस मुल्क में एक से एक लोग पड़े हैं। 140 करोड़ की आबादी का हमारा मुल्क है, और हमारे मुल्क में किसी भी टैलेंट की कमी नहीं। हम हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। हमारे पास यूथ की पॉपुलेशन है, 60% यूथ की पॉपुलेशन है, तमाम समुदाय के लोग हैं उसमें। तमाम लोग अगर आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे, अगर हम नफरतों को दूर करेंगे, आपसी मोहब्बत बढ़ाएंगे, तो यकीनन हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपके ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी तालीम पर जोर दें, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे वो दुनियावी तालीम हो। आपको तालीम हासिल करना ही है, और ये तो इस्लाम का फरीज़ा है कि आपको तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े, प्रोवर्ब है, अगर चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए, मिस्र जाना पड़े जाइए, अमेरिका जाना पड़े जाइए, कहीं भी जाना पड़े आपको तालीम हासिल करने के लिए तो आप जाइए। तो आप तालीम हासिल कीजिए, और तालीम हासिल करने के बाद इस मुल्क को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, अपना हाथ बटाइए, अपना योगदान दीजिए। मुद्दा माइनॉरिटी में अपना बेहद कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।